नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नतीजों पर ट्वीट किया है और मोदी ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके लिए कर्नाटक की जनता को बधाई। इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। चर्चा होने वाली है कर्नाटक में जो स्थिति फंस गई है। आप आंकड़े भी देख रहे हैं, 104, 78, 38, यानी सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर हम लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, वो भी आपको बताना चाहते हैं। वाराणसी में बड़ा हादसा हो गया है। एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा टूटकर गिर गया है, ये जानकारी मिल रही है, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण का काम चल रहा था और एक हिस्सा जो है वो टूट के गिर गया है। कई गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई हैं। आप देखिए कुछ के हिस्से दिख रहे हैं जो इस फ्लाईओवर के उस निर्माणाधीन हिस्से के नीचे आ गया। आप देखिए किस बुरी तरीके से गाड़ियां दब गई हैं और एक व्यक्ति का हाथ भी दिख रहा है वहां पर। कहा जा रहा 50 से 60 लोग अभी भी दबे हुए हो सकते हैं और इसीलिए उनको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 12 लोगों की मौत की खबर तो अभी आ ही रही है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां दबी हुई हैं, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। गाड़ियों में फंसे हुए लोग और गाड़ियां जो हैं वो इस पुल के हिस्से के नीचे दबी हुई हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें आ रही हैं। संतोष ओझा हमारे सहयोगी जानकारी दे पाएंगे। संतोष, क्या हुआ, कैसे हुआ यह हादसा? अभी वहां पर राहत और बचाव का काम कितना बढ़ पाया है आगे? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चालू हो गया है, लेकिन तमाम दुश्वारी सामने आ रही है और वजह यह है कि दोनों ओर से रोड ब्लॉक है और निश्चित तौर पर जो संसाधन वहां पहुंचने चाहिए, लोगों की टीम पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि टैंक व्यस्ततम इलाका है और दोनों ओर से, बाएं और दाएं दोनों ओर से रोड की आवाजाही रहती है। समझा जा सकता है कि इस रोड के आवाजाही में जब जुर्म गिरा उस समय आवाजाही पूरे प्रभाव से था। गिरने के कारण लगभग 50 से 60 गाड़ियां अभी भी दबी पड़ी हैं, जिन्हें ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि इसमें निश्चित तौर पर लोग होंगे। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो कुछ लड़की अभी 12 आई है, लेकिन ये बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों की यदि बात करें तो अधिकारियों का ये कहना है कि हमारा पहला प्राथमिकता लोगों को राहत पहुंचाना है, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। बात करने के लिए अभी वो तैयार नहीं होते, लेकिन कुल मिलाकर सुशांत ये कहना है कि ये बड़ी लापरवाही है, उस तरह की लापरवाही है जिसको किसी भी पैमाने में नहीं आगा जा सकता। ये सुशांत। संतोष, ये बताइए पुल कब से बन रहा था और जिस वक्त हादसा हुआ जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या बता रहे हैं? Spoken to the commissioner and the DM and ensured that all the relief work happens immediately and the same is being monitored. At the same time, all the hospitals are on alert. Any casualty coming, they will be attended immediately. At the same time, the ambulances service, everything is being provided. संतोष, मैं आपसे पूछ रहा था कि राहत और बचाव के काम के बारे में यूपी सरकार के मंत्री तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये पुल कब से बन रहा था और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या बता रहे हैं? साल से बन रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये लापरवाही पहले से चल रहा था, लोगों को अंदेशा था। जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि कैमरे पे वो आने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों का साफ साफ कहना है कि कई बार हम लोगों ने निर्माण से जुड़े हुए ठेकेदार और एजेंसी को इस बात के लिए ताकीद की कि ये जो बनने का तरीका है ये दुर्घटना का कारण बनेगा और ऐसा ही कुछ हाथ देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि पूरी तरीके से रोड चल रहा था और अचानक पुल का एक पिलर जिसके ऊपर बेस बनाई जाती है वो डिसबैलेंस हुआ और उसके डिसबैलेंस होने के बाद पूरा पुल दूसरी तरफ रोड पे गिरा, जो गाड़ियों को चपेट में लिया। जय श्री राम। जी, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि टॉय कार्स जैसी होती है वैसी दब गई हैं। इतना वजन था उस निर्माणाधीन पुल के हिस्से का और लोग उसमें फंसे हुए अंदर दिख रहे हैं। लोगों के लिए मुश्किल है इतने भारी पुल के नीचे से उन लोगों को निकाल पाना, लेकिन राहत और बचाव का काम चल रहा है, ये बताया जा रहा है। आप देखिए क्रेन्स वहां पर पहुंची हुई हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इतने भारी हिस्से को उठाकर निकालना। और जिस तरीके से संतोष बता रहे हैं हमारे सहयोगी
कि 40 से 50 या 50 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इसके नीचे दबे हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कैंट इलाके, वाराणसी के कैंट इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है बताया जा रहा है, और शाम के वक्त तो वैसे ही ज्यादा भीड़ होती है, और उस बीच इस राहत और बचाव के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। संतोष, चूंकि आप मौके पर हैं, राहत और बचाव का जो काम चल रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है अभी, और किन किन चीजों के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है? संतोष से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, 2 क्रेन्स हम देख पा रहे हैं वहां पर, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है पुल का जो कि नीचे गिर गया है और उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रत्यक्षदर्शी वहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन वो इस वक्त मुसीबत ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है उसमें भी दिक्कत आ रही है अगर वो गाड़ियां या क्रेन्स वहां पर लेकर आना है, या जो स्थिति वहां पर बन रही है। अरविंद जी, आप कुछ इस पर कमेंट करना चाहेंगे? जो स्थिति क्रेन भी तो अभी दिख रहे हैं, अभी तक जब हम लोग जब से देख रहे हैं क्रेन भी अभी अभी आए हैं, और बल्कि लोग खुद से सरिया से और अपने हाथ के जोर से कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ निकल सके वो निकालें। तो देर हुई है, लेकिन अब यही है कि ये जल्दी जितना निपट जाए उतना, और कई तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो लोग गमछे से हवा करते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको अंदर कोई दिखाई दे रहा होगा जिंदा, तो ये उसके लिए कोशिश हो रही होगी कि उसको कुछ हवा मिले, कुछ वो ऐसे कोई झंडी किसी को दिखा नहीं रहे हैं। तो अगर इस लेवल पे इंतजाम है और सिक्योरिटी का पहले से कोई इंतजाम नहीं है, राहत का ही इंतजाम है, तो ये दुर्घटना जितनी ही चिंता की बात है कि इतना बड़ा काम हो रहा है और उसमें बचाव की कोई तैयारी, सिक्योरिटी की सुरक्षा की कोई तैयारी। सर, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। यूपी सेतु निगम के एमडी राजन मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके निरीक्षण में ये पुल बन रहा था। राजन जी, ये जो हादसा हुआ है, कैसे ये हिस्सा गिर गया, वहां पर क्या स्थिति है, क्या बता पाएंगे आप? ये इसमें मुझे बताया गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं बनारस। इसमें मुझे बताया गया एक स्पैन की 5 ये 5 बीम स्ट्रक्चर है। इसमें 2 किनारे की बीम्स जो थी वो एक काफी पहले कास्टेड थी। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए सर। आपको काफी पहले कास्टेड थी और वो प्रॉपर्ली बेस भी थी। अभी मैंने जो मुख्य परियोजना प्रबंधक और हमारे प्रोजेक्टर हैं जो डायरेक्टली इंचार्ज हैं इस वक्त के, जो काम करा रहे हैं, उनसे मैंने पूछा है, तो वो ये बता रहे हैं कि इसका अभी कोई हमें कारण नहीं ज्ञात हो पाया है कि क्यों गिर गई। कोई गिरने का कारण नहीं था, नीचे से इस फैन से ट्रैफिक निकल रहा था। इसमें ऊपर जो है बीम कई महीने पहले की कास्टेड थी, इसलिए बीम अपना सेल्फ लोड ले चुकी थी। तो फिर कैसे हादसा हो गया सर? ये अब जाके पता लगेगा कि क्या कारण हो सकता है कि हो गई, तो ये गिर गई बीम। इसमें मुझे ये बताया जो हमारे जनरल मैनेजर हैं एच.सी. तिवारी, तो बनारस के इंचार्ज हैं, और केआर सुगन जो हमारे वहां पे इंचार्ज हैं, उन लोगों ने बताया है कि इसका कोई कारण उनको अभी पता नहीं लग पाया है। साइड पे हम लोग पहुंच के इसको कोशिश करते हैं पता लगाने की क्या है इशू। ठीक है, लेकिन सर कुछ तो वजह रही होगी, पुल बन रहा है, अपने आप तो हवा से यूं नहीं गिर जाएगा इतना भारी पुल। अचानक धड़ाम से आवाज हुई, चारों तरफ चीत्कार शुरू हो गए, करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां उस पिलर के नीचे दब गई, जो है बुरी तरह से लोग मर गए, सारे लोग, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये कितने लोग मरे होंगे अभी तक, क्या अंदाजा लग रहा है? जो अभी तक संभावना करीब 50 के आसपास की संख्या बताई जा रही है। कैसे 50 लोग, कैसे एक साथ कैसे 50 लोग हो सकते हैं? क्योंकि एक मिनी बस थी और 3-4 4 व्हीलर थी। 4 4 व्हीलर पूरी तरह से पिलर के नीचे दबी हुई है। मिनी बस भी आधा जो है उसके चपेट में आ गए हैं। ये आप थे यहाँ पे? हम अभी बाद में आए। अभी क्या देख रहे हैं आप? यही देख रहे कि अब 1 घंटे बाद ये प्रशासन आई है। हम लोग यहाँ पब्लिक इतने वो लगे हुए थे, इतना फोन करने के बाद बावजूद कोई आया नहीं। अब आए 1.5 घंटे बाद ये लोग। ऐसा क्यों आक्रोशित क्यों पब्लिक क्यों गुस्से में? सर जैसा है कि जो मैं पीछे इसके मेरा घर है, मैंने आवाज सुना, पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो हम लोग दौड़ते हुए यहाँ चले आए। हमने बचाने के प्रयास को बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग से हो नहीं पाया, इसलिए हम लोग क्रेन बुलाया सर। क्रेन वो भी आया 1 घंटे बाद। कितने लोग मरे होंगे? जब भी सुनने में आ रहा है 25 लोग हैं, जिसमें एक ऑटो भी है, ऑटो भी दबा हुआ है, 4 4 व्हीलर है, एक मिनी बस है। 100+ हैं। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह नाम है, पर यहाँ पे मैं साइड में ही खड़ा था। ये एक्चुअली कुछ सेटिंग कर रहे थे और सडनली वो पूरा पलटी हुआ है
और इसमें जो अभी सब आंकड़ा दे रहे हैं 20 है 25 है 100+, क्योंकि यहाँ पे जो कार्स हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसकी हालत देख ले, आपको खुद समझ में आ जाए क्या है। ये अचानक में हुआ, एक्चुअली सेटिंग करते हुए को थोड़ा सा एडजस्टमेंट उनका था, काम हो रहा था, काम चल रहा था। अप्रॉक्स 100+, अप्रॉक्स 100+। सॉरी, सब गाड़ियों में है, क्योंकि इस समय यहाँ सबसे ज्यादा जाम लगता है। मैक्सिमम जाम यहाँ होते हैं, तो फिर मैक्सिमम लोग के उसके अकॉर्डिंग अब बाकी जो गाड़ियां इसमें दबी है केवल रोडवेज वालों के चक्कर में, केवल रोडवेज वालों के चक्कर में। जब ये पुल बन रहा था तो रोडवेज को हटाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन नहीं हटाया गया। और नहीं तो जाम क्यों, बड़ी सकरी रोड है, उसमें बड़ी गाड़ी अब जाएगी तो जाम लगेगा ही। रोडवेज को यहाँ से हटाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? उसी की वजह से जाम न लगता, न ये ब्रिज गिरती और ना ही कभी ऐसा होता। अगर ये गलत जानबूझ के ये सब हो रहा है, ये सब बस होश की वजह से हो रहा है। जो ट्रैफिक हो जाएगा, छोटी गाड़ी कैसे पास होगा? नहीं होगा ना पास भैया, इसी की वजह से हो रहा है। कम से कम ये रोड बेस कुछ महीनों के लिए यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि आदमी को आने जाने में आराम पड़े। बड़े भाई, छोटी गाड़ी वालों को नहीं जाने देंगे, बंद कर देंगे। और रोडवेज क्यों? सरकारी गाड़ी, इसका मतलब कि सरकारी गाड़ी है, उसको नहीं किया जाएगा। वहाँ चौराहे आप ब्लॉक कर दीजिए, ये कोई प्रशासन होती है, लेकिन नहीं, सब वही फंस जा रहे हैं। कम से कम सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि जब तक ये कार्यकाल नहीं खत्म होता है, तब तक रोडवेज यहाँ से हटा देना चाहिए। लोगों का गुस्सा आप देख रहे थे, और वो गुस्सा वाजिब भी है। अलग अलग वजहें लोगों को लग रही हैं कि शायद अगर रोडवेज की बसेस नहीं होती तो जाम नहीं लगता, लेकिन पुल गिरना जो है वो बड़ी वजह है। अगर पुल गिरता ही नहीं तो यह हादसा जो है वो नहीं होता, और लोग जिस तरीके से दबे हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है वो नहीं होती। सवाल इस वक्त ये है, और हम बात भी कर रहे थे अधिकारियों से, उनका कहना उनको खुद नहीं पता कि पुल का ये हिस्सा गिर कैसे गया। अभी जांच होगी, लेकिन जितने लोग फंसे हुए हैं और जिस तरीके से वहां पर स्थिति है, अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शहनवाज जी, मैंने आपको कर्नाटक चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन चूंकि यूपी में आपकी पार्टी की सरकार है, अगर आपको जानकारी हो कि वहां पर राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है या कितने लोग फंसे हैं, आपके पास अगर कुछ जानकारी हो आप शेयर कर सकें। नहीं, देखिए, मैं तो टेलीविजन पे ही हूँ, सुबह से 7 बजे से एक ही स्थान पे बैठा हूँ, तो मैं जो भी जानकारी आपके टेलीविजन के जरिए ही मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ, एक तो मैं दुख जताता हूँ जो ये घटना हुई है, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग फंसे हैं उनका बचाव होगा। ये हादसा है और बहुत दुखद हादसा है। जब भी पुल निगम या कोई भी पुल बनाता है तो उसके कॉस्ट में उसकी सेफ्टी भी होती है, और लोग उस सेफ्टी का खर्च बचाने के लिए कई बार उसमें कमजोरी कर देते हैं। तो ये तो जांच का विषय होगा कि कैसे गिरा, लेकिन अभी जो जिन लोगों के परिवार जुड़े हैं उसमें फंसे हैं, उनके लिए कामना करता हूं कि वो भी कैसे भी बचें। और प्रशासन वहां पर दिख रहा है कि क्रेन ये सब लाई गई है, बचाव का भी कार्य वहां शुरू हो रहा है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है, हमें बहुत दुख है इस घटना पे। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आप आज चुनाव में व्यस्त है, आपके पास बहुत जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी टीवी, हाँ नहीं, मैं समझ सकता हूं सर, समझ सकता हूं। बस इतना ये भी बता दीजिए कि अभी प्रधानमंत्री का संसदीय इलाका भी है, क्या जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी? देखिए, कोई भी इलाका हो, प्रधानमंत्री जी का इलाका हो या हम सब का इलाका हो, अभी तो पूरे देश का इलाका है जहां ये घटना हुई, सबकी संवेदना है, जो कार्रवाई तो जरूर होगी। लेकिन ये बहुत दुख का समय है, इस तरह की घटना मुझे याद है कि कलकत्ता में एक पुल गिरा था और उस पुल में बहुत से लोग दब गए थे। तो मैं उस दिन कलकत्ता ही था, भागलपुर जाने के रास्ते में मैं कलकत्ता पहुंचा था, ट्रेन पकड़ने जा रहा था, तब मैंने वो हादसा देखा और उसी रास्ते से मैं भी गुजरता था। तो जब मैंने जाकर देखा तो बहुत दिक्कत दुश्वारी होती है। वो जो पुल का रेस्क्यू वर्क आसान नहीं होता है क्योंकि स्लैब बहुत बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पहले तो रेस्क्यू वर्क चलाएगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होगी जो लोग इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि संकरा इलाका भी है,
लोगों की भीड़ भी है, तो वहां क्रेन्स पहुंचने में और राहत का काम आगे बढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है। और जैसे आपने कहा कि स्लैब खबर पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो जरूर दें। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग वहां पर दबे हुए हैं। देखिए, इसके अंदर अभी तक पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर नजर आ रहा है। लेकिन आज ये राजनीति का समय नहीं है। सबसे पहले वहां पर जो भी मौजूदा प्रशासन है, जो लोग दबे हैं और जिन लोगों को चोट लगी है, उनके परिवारों को संभाला जाए। जो लोग वहां दबे हैं, भारी से भारी क्रेन लगाई जाए ताकि वो जो ब्रिज का स्लैब है उसको तुरंत हटाया जा सके, ताकि कुछ लोग जो दबे हुए हैं उनकी जान को बचाया जा सके। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी पूरे ऐसे परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है, हम पूरी तरह से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से अभी हम फोन पे बात भी कर रहे थे अधिकारी से, और वो ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हादसा हो कैसे गया। ये भी थोड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक पुल बन रहा है और उसका इतना बड़ा स्लैब गिर जाए और अधिकारी या उनके लोगों को पता ही नहीं हो कि ये हादसा हो कैसे गया। देखिए सुशांत, मेरी जो जानकारी है, जो मेरी थोड़ी बहुत लोगों से बात हो पाई है, ये जो है एक रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। अच्छा। अब उस प्राइवेट कंपनी ने इस काम को किस तरह किया है, उसकी क्वालिटी क्या रही है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक्स सरकार की तरफ से क्या रहे हैं, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी साफ दिख रही है, जैसे स्लैब्स आप वहां पर जो इतने बड़े स्लैब देख रहे हैं वहां पे आप पड़े हुए, इन स्लैब्स को हटाना एक या दो क्रेन्स के बूते का काम नहीं है। इसके लिए इनको कटिंग मशीन चाहिए होंगी, इनके छोटे टुकड़े करके उसके बाद इनको उठाना वहां से संभव होगा। उसके बाद ही एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग इसमें एक्चुअली दबे हुए हैं। अरविंद जी, अभी जो राहत और बचाव का काम होता हुआ दिख रहा है, वो आपको सफिशिएंट लग रहा है या उसमें अभी और मशीनें लगनी होंगी? ये तो अभी ये भी दिखाई दे रहा है। इसके पहले तो लोग ही अपने भर से कोशिश कर रहे थे और जाहिर है कि लोगों के बस का नहीं है 10-20 लोग 100 लोग मिलके ऐसे किसी पिलर को या बीम को हिला डुला भी ले। और लोगों के बस में वही दिख रहा है कि गमछा से हवा करो, अगर कोई जिंदा अंदर दिख रहा है तो उसको थोड़े रिलीफ के लिए। उतने रिलीफ से इस तरह के एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता और इसमें फंसे लोगों को बचाया नहीं जा सकता। उसके लिए निश्चित रूप से ज्यादा तेज और ज्यादा बड़े लेवल पे काम शुरू होना चाहिए, जो अब करीब 1.5 घंटा हो गया इस दुर्घटना को। अब जाके क्रेन पहली दफे दिख रहे हैं, तो पता नहीं कितना वक्त और लगेगा कि इसको काटा जाए और इसको खिसकाया जाए वहां से कि दबे लोग निकले। ये तस्वीरें हम फुल फ्रेम आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा पाइएगा। स्लैब भी बहुत बड़ा वाला है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं शहनवाज भाई कि स्लैब बहुत बड़ा वाला है और उसको एक क्रेन के जरिए उठाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में, और इन गाड़ियों के अंदर आप देखिए लोग भी आपको फंसे हुए दिखेंगे। उनकी स्थिति का आप अंदाजा लगाइए कि वो फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। सामने उनको लोग दिख रहे होंगे, मदद दिख रही होगी, लेकिन वो फिर भी निकल नहीं सकते क्योंकि वो मदद अभी नाकाफी है उनको यहां से निकालने के लिए। और इसीलिए बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी के कैंट इलाके में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है, 12 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी में जो निर्माणाधीन पुल गिरा है, उस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने फोन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, कई अधिकारियों से बात की है और पीएम ने कहा है कि घायलों को हर संभव मदद देने का आदेश दे दिया गया है। वो खुद इस पूरे हादसे के बाद जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। आपको याद होगा, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम ने इसको देखते हुए भी, हालांकि वो कई बार ऐसे दूसरे हादसे भी देश के अलग हिस्सों में होते हैं तो वो जानकारी लेते हैं, लेकिन चूंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है इसलिए उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को फोन करके जानकारी ली है, अधिकारियों से बात की है और घायलों को मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। और एडिटर नेशनल अफेयर्स शमशेर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शमशेर, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री खुद जो हादसा हुआ है बनारस में उसको कर रहे हैं, खुद नजर हुए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से बात की है। साथ ही जो अधिकारी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उन अधिकारियों से बात है, एनडीआरएफ के डीजी से बात की है और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही ये जो घायल हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनको हर संभव मदद की जाए या इलाज कराई जाए, उसके आदेश हैं।
यहाँ सुशांत ये बताओ कि बनारस उनका कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ के वो सांसद है और अलावा उन्होंने योगी से बात करके ये कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री को भी भेजा जाए और वहां की स्थिति तुरंत उन्हें लगातार उन्हें अपडेट किया जाए। यहाँ के प्रधानमंत्री रखे हुए हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं और चीजों जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनकी पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। ठीक है शमशेर, आपकी आवाज बहुत साफ तौर पर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाया आप ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है, एक एक चीज की जानकारी ली है कि वहां पर राहत और बचाव का काम कैसे चल रहा है। के पास एक निर्माणाधीन सेतु का स्लैब गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पर मैं दुख व्यक्त करता हूं। उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए दुख व्यक्त किया है और तत्काल वहां पर राहत कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मैंने इस संबंध में विभागीय मंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी को तत्काल वहां के लिए रवाना किया है। उनके साथ सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी साथ में जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, ईपीसी की अध्यक्षता में। इसमें प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग तथा प्रबंध निदेशक जल निगम को इस कमेटी में रखा गया है। 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की तकनीकी जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, इसके बारे में हम लोगों ने आदेश किया है। मैं इस घटना पर उन सभी पीड़ितों के प्रति दुख व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। राज्य सरकार की तरफ से मृतक परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता और जो वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की सहायता के लिए हमने आदेश किया है। एनडीआरएफ, यूपी पुलिस और अन्य संगठनों को राहत कार्य तेजी के साथ वहां पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी टीमों को वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया है कि अविलंब वहां जाएं और राहत कार्य को प्रारंभ करने के साथ साथ इस मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में भी वह अपना जो भी प्रस्ताव हो तत्काल यहां पर भेजें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री को वहां रवाना किया है, एनडीआरएफ की टीमें रवाना की गई हैं और राहत और बचाव का काम तेज किया जा रहा है।